स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो आज हम यहाँ पर जैसा कि सिंथेसिस का अगला सेंटेंसेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे, जो है टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखा था, सिंथेसिस किया था हमने। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है कि सिंपल के अलावा दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने से पहले हमको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जिसे हमें पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय हमको यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में आप सबसे पहले समझ लीजिए, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। आपका प्रिंसिपल क्लॉज ऐसे सेंटेंसेज जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कह ले इसको, इसी को आप क्या कह सकते हैं, मेन क्लॉज। और दूसरा इसी पर इसका एक और भाग होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, इसमें मिश्रण होता है या इसके दो भाग होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक जिसे हम मेन क्लॉज भी कह लेते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब हम फॉर्मेशन करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ते समय हम देखेंगे या हमें ज्ञात होगा कि एक मुख्य वाक्य होगा, मुख्य वाक्य जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और एक आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा या डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका आश्रित वाक्य। अर्थात यहाँ पे मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने को क्या कह रहा है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज को किसके साथ आप जोड़ दीजिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने को ही। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज को या मेन क्लॉज को आप किससे जोड़िए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़िए। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो जोड़ने का है, जो इसमें तरीका जो है, तो किसी न किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता होगा जोड़ने के लिए, हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप जब प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो जोड़ते समय यहाँ पे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते समय हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अर्थात कॉम्प्लेक्स बनाते समय जब दो सिंपल सेंटेंसेज रहेंगे, जोड़ते समय हम बीच में उन वाक्यों को जोड़ते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हुई कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज होगा, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, उससे निर्भर होना पड़ता है इस प्रिंसिपल क्लॉज पे। तो उसी को जोड़ने को ही हम यहाँ पे इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अब यहाँ पे भी हमको समझना होगा कि जब प्रिंसिपल क्लॉज से सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी आपके तीन होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह भी आपका सब ऑर्डिनेट भी तीन होता है। तो नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे हो जाता है नाउन क्लॉज, जिसमें नाउन का कार्य करे सब ऑर्डिनेट क्लॉज में। दूसरा आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज। थर्ड आपका होता है एडवर्ब क्लॉज। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेट से जोड़ेंगे, लेकिन सब ऑर्डिनेट भी आपके कितने प्रकार के, कितने क्लॉज में, तो एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो एक बात समझ में आ रही है कि प्रिंसिपल क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट जो मोटा मोटी देख रहे हैं इससे जोड़ते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज को मेनली हम नाउन क्लॉज से जोड़ेंगे, यानी आश्रित वाक्य जो नाउन का कार्य करेगा।
इसी तरीके से हम प्रिंसिपल क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ेंगे या प्रिंसिपल क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज जो अपना अर्थ स्पष्ट कर ले वह भाग प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जो अपना अर्थ स्पष्ट न कर पाए सेंटेंस का वह भाग जो उस पर निर्भर रहता है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको प्रिंसिपल क्लॉज पे, तो यही सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं प्रिंसिपल क्लॉज से। तो 3 प्रकार होते हैं आपका, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इसी तीनों को जोड़कर हम एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को मिलाकर हम एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा देख लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते समय, जोड़ते समय 2 सिंपल सेंटेंसेज को किसका प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वह भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अब इन्हीं प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज को जोड़ते समय जो हम नाउन क्लॉज से या एडजेक्टिव क्लॉज से या एडवर्ब क्लॉज से जोड़कर एक एक हम अपना करना सीखते हैं। तो इस तरीके से इसमें सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। यूज ऑफ नाउन क्लॉज या नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स का करेंगे नाउन क्लॉज का यूज करके। तो जब हमें 2 सेंटेंस मिलेगा तो जो डिपेंडेंट वाक होगा हमको पता चलेगा कि उसमें एक नाउन क्लॉज का कार्य होता है। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स जोड़ते समय आपको सबसे बेहतर है कि हिंदी में दोनों वाक्यों को आप उसको जोड़ें। जब इसको जोड़ते समय उचित कंजक्शन लगता है तो कंजक्शन का कार्य जो करता है नाउन का कार्य करता है। नाउन क्लॉज में आप पाएंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में होगा ये एक नाउन कार्य करता है इसमें। तो इसको जोड़ने के लिए आप अब यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए इसको समझने के लिए बेसिकली हमको कुछ बातों पे ध्यान देना है जो हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्लॉज को जब मेन क्लॉज से नाउन क्लॉज को जोड़ेंगे तो जो कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, वह हिंदी में आप यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। हिंदी में वह जो कंजंक्शन होगा उसकी ध्वनि क वर्ण से प्रारंभ होगी, से प्रारंभ होगा या होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि हिंदी में जब जोड़ते समय आप पाएंगे कि हिंदी हम जोड़ रहे हैं तो उसको जोड़ते समय क्या पाएंगे, क वर्ण से। तो कुछ कंजंक्शन है जैसे कि आप यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो कंजंक्शन आपका इस तरीके से आपको बताया जाएगा। और इसमें जोड़ते समय आप जब सेंटेंस, आप सिंपल सेंटेंस को जोड़ते समय जब प्रश्न व्हाट से करते हैं, व्हाट से प्रश्न करने पर, क्या कह रहा है कि व्हाट से प्रश्न करने पर जो आप क्या पाएंगे, इसका उत्तर जो जोड़ने का जो यहाँ पे कंजंक्शन है हमें उत्तर प्राप्त होता है, कंजंक्शन प्राप्त होता है कि किससे जोड़ा जाए। तो व्हाट से प्रश्न करने पर इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा कि क्या कंजंक्शन का यूज करना है। तो अब यहाँ पे आप बेसिकली सबसे ज़्यादा पहचान वाली बात है कि यहाँ पे हिंदी वर्ड आपका क्या आएगा और व्हाट से प्रश्न करने पे उसका उत्तर मिल जाता है कि जोड़ते समय किन कंजंक्शन का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पे जैसे कुछ कंजंक्शन देखिए, तो यहाँ पे हम कंजंक्शन का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबसे कॉमन कंजंक्शन ऑफ, किसका कंजंक्शन डैट का। तो ये अगर जोड़ेंगे तो की आपका इस तरीके से आएगा। अब इसी तरीके से देख लीजिए हु, तो हु को कौन से आप रिप्रेजेंटेड करेंगे। यहाँ पे हिंदी निकालते समय कौन, व्यक्ति विशेष को जोड़ते समय आपको क्या, आप किसका, कौन। और इसी तरीके से व्हेन आपका अगला कंजंक्शन होगा व्हेन। तो व्हेन कब, समय का बोध होने के लिए क्या आप लोग किसका कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, व्हेन। इसी प्रकार से अगला कंजंक्शन आपको कह रहा है वेयर, जहाँ पे स्थान हो,
तो हिंदी निकालते समय कहाँ, इस तरीके का भाव, या इसी तरीके से विच, जो विच, की, क्या, इस तरीके का, कि क्या, इस तरीके का आपका आता है इसके लिए। और आपका कारण हो, कारण के लिए यहाँ पे वाई कंजंक्शन, क्यों, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट का भी यूज होता है। तो यहाँ पे जब हिंदी अर्थ निकालेंगे, नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे, तो हिंदी में जोड़ते समय आप पाएंगे कि क वर्ण की ध्वनि के साथ यह प्रारंभ होता है, जोड़ प्रारंभ होता है। और व्हाट से प्रश्न करने पे इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है कि कंजंक्शन ना आपका किस रूप में पाया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से कुछ कॉमन कंजंक्शन है जिसको हम यहाँ पर डैट है, हु है, व्हेन है, वेयर है, विच है, वाई है, व्हाट है, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो नाउन क्लॉज को अब जैसा कि हमको पता चल गया कि जोड़ते समय किन कंजंक्शनों का प्रयोग करना है, उनको जोड़ते समय पहले हम हिंदी में अर्थ निकालें और हिंदी में ही जोड़े तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो जैसे देखिए उदाहरण के साथ, नाउन क्लॉज में आपको एक चीज़ और जानना है कि यह निम्न 5 प्रकार से कार्य करता है। नाउन क्लॉज 5 प्रकार से, तो एक एक समझते चलेंगे और एक एक में आप उदाहरण के साथ आप इसको बनाते चलेंगे। तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम एक एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं और पहचान करेंगे कि इसमें किस प्रकार से नाउन क्लॉज जो प्रयोग हो रहा है और अपनी विधि को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस हमें दे रहा है, यू आर अ थीप, इट इज, यू, सेंटेंस आपका सिंपल में दे रहा है, यू आर अ थीप, फुल स्टॉप, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल। अब यहाँ पे देखिए, यही आपका सेंटेंस है, यू आर अ थीप, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। तो जब हम इसको सबसे पहले हिंदी में ही जोड़ने का प्रयास करते हैं, अब हिंदी में ही जोड़ेंगे तो अब आप देखिए, यू आर अ थीप, क्या तुम चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। अब इसी से प्रश्न आप, यह दूसरे सेंटेंस में आप प्रश्न करें, कौन सा प्रश्न, व्हाट लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं, व्हाट, क्या, यह सभी जानते हैं। हमने प्रश्न किया क्या, की। अब हमको देखिए क्या आया, आपका बोलते समय की आया, यानी कि क वर्ण की ध्वनि आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय हमें तुरंत ध्यान आना चाहिए कि क वर्ण की ध्वनि के जो कंजक्शन हिंदी में आए तो यह हम किस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन क्लॉज का, और उन्हीं कंजंक्शन को जोड़ देंगे। तो यह सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यू आर अ थीप, कि तुम एक क्या हो, चोर हो। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट हो रहा है कि कंजंक्शन व्हाट से प्रश्न करने पर इस सेंटेंस में हमको कंजंक्शन किसका प्रयोग करना चाहिए। आप क वर्ण से आए तो जैसे की के लिए डैट का यूज हो जाएगा। तो अब यहाँ हमको समझना है कि यह 5 प्रकार से, इसमें निम्न 5 विधियाँ होती हैं इसको बनाने के लिए। यदि आपके दूसरे वाक्य का कर्ता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि इट हो और यहाँ पे दिस हो या यहाँ पर डैट हो, क्या बोला गया, यदि वाक्य का कर्ता इट हो, दिस हो और डैट हो, तो जो कंजंक्शन हमने हमारे दिमाग में की, अर्थात हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है डैट का यूज करना है। क्लियर। तो इस डैट का यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे इट हो, दिस हो, डैट हो, तो हम कंजंक्शन डैट को सबसे पहले ले चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, डैट। कैसे पता चला हमें डैट को आपको आगे ले जाना है, यहाँ पर इट हो, दिस हो, डैट हो,
सबसे पहले हमें हिंदी में जोड़ते समय क्लियर कर लेना है कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे जोड़ते समय कार्य कर रहा है, और जोड़ते समय कार्य कर रहा है किस वर्ण की ध्वनि के साथ। तो आपको पता चला कि क वर्ण की ध्वनि के साथ, तो सिंपल सी बात हमको बताया गया कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज में ही क वर्ण की ध्वनि वाले कंजंक्शन का। अब डैट का यूज हमको बता रहे कि दूसरे सेंटेंस का वाक्य का कर्ता यदि इट हो, दिस हो, इट और डैट हो, तो यहाँ पे आपको क्या डैट को आगे डैट, अब इसी पहले वाले सेंटेंस को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि यू आर अ थीप, यू आर अ थीप। अब हमने इस इट की जगह पे इस्तेमाल किया डैट का, तो यह इट तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और कॉमा लगा के यहाँ से जोड़ देंगे इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा नोन टू ऑल। तो जब इस विधि में आपको कह रहा है इस तरीके से हमने जोड़ दिया, जब डैट का आगे इस्तेमाल होता है तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब, अर्थात यह पहली विधि क्या हो गई सब्जेक्ट टू वर्ब। मीन्स जो कंजंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यहाँ पे डैट का इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के पोजीशन पे है, स्थान पे है, इसलिए यह प्रथम विधि नाउन क्लॉज की होती है सब्जेक्ट टू वर्ब। जो कंजंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं डैट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। तो आप किस तरीके से करेंगे आप समझिए, ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पे इट हो दिस हो। तो एक और करके देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट फुल स्टॉप, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। अब यहाँ पर यह एक और उदाहरण है, तो अब इसको देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पहले हिंदी निकालिए, सूर्य कहाँ से उगता है पूर्व से, इट इज अ फैक्ट, यह सत्य है, यह सार्वभौमिक है, तो आपका क्या होगा यह सत्य है कि, तो की के लिए क्या हमने इस्तेमाल किया डैट, तो हमको डैट आ रहा है, तो यहाँ पे कर्ता हमने क्या देखा इट, या कर्ता क्या देखा दिस, या कर्ता क्या देखा डैट, तो तुरंत हम डैट कंजंक्शन जो की है आगे ले चलेंगे और पहले सेंटेंस को आप जोड़ दीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट कॉमा, और इट का जो इसकी स्थान पे हमने डैट का प्रयोग किया तो बचा हुआ कॉमा लगा के इज अ फैक्ट। तो यह आपको पहला जो है विधि यह कह रहा है सब्जेक्ट टू वर्ब नाउन क्लॉज में जोड़ते समय इस तरीके से। तो सबसे बेहतर होता है कि आप नाउन क्लॉज को जोड़ते समय दोनों सेंटेंसेज की हिंदी निकाल ले, और हिंदी निकाल के आप जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं उसको क वर्ण की ध्वनि आ रही है तो आप उसमें उस सब्जेक्ट उस कंजंक्शन को देख लीजिए, सब्जेक्ट की जगह पे कार्य कर रहा है तो आप उस कंजंक्शन को आगे इस्तेमाल करिए और सेंटेंस के साथ जोड़ दीजिए। तो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट टू वर्ब, अर्थात आप यहाँ पर पाएंगे कि जो कंजंक्शन हम डैट का इस्तेमाल कर रहे थे, जनरली डैट जो आगे ले जा रहे थे, यह आप पाएंगे कि बीच में कंजंक्शन का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो उस डैट को ऑब्जेक्ट। जैसे एक उदाहरण, राम इज अ डल बॉय, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, यहाँ पे एवरी टीचर नोज इट। अब इसी सेंटेंस को देखिए, एवरी टीचर नोज इट। अब इसको हिंदी निकाल के देखते हैं, वहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा है पेपर में, हम इसको बनाना है तो हम पहले क्या करें हिंदी में कि राम एक कमज़ोर लड़का है और एवरी टीचर नोज इट, सब यह जानते हैं। तो यह सब जानते हैं कि, फिर वापस की आया, तो की आया, तो अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट टू वर्ब कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट टू वर्ब कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इट की पोजीशन को देखिए कहाँ पर है, यह इस समय ऑब्जेक्ट के स्थान पे, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और इससे पहले हमने देखा था इट कहाँ पे, दिस कहाँ पे, डैट कहाँ पे, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट पे होता था। तो यहाँ पर हम पा रहे हैं कि दूसरे वाक्य के जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका
जो इट का प्रयोग हो, दिस का इस तरीके से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे इट हो, तो अब हमको समझ में आ गया कि यहाँ कंजंक्शन डैट आपका कहाँ इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा जो सब्जेक्ट। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब उस डैट का प्रयोग करेंगे, हमने की के लिए क्या डैट का इस्तेमाल किया, तो यह आपका सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं जाएगा, तो इसलिए हम पीछे वाले सेंटेंस जो आप है उसको पहले ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एवरी टीचर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोज, एवरी टीचर नोज। अब यहाँ पे इट की जगह पे हमने कंजंक्शन क्या लगा देना है, डैट राम इज ए डल बॉय, राम इज अ डल बॉय। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट टू वर्ब कार्य कर रहा है। नाउन क्लॉज में दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कंजंक्शन ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं, मोटी मोटा समझ ले कि यहाँ पे इट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो कंजंक्शन जो कार्य कर रहा है डैट, उसको इस विधि को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ठीक है ना। ज़्यादातर यही आपको पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो ये दो हो गए, 5 विधि होते हैं, 5 विधियों से इसमें नाउन क्लॉज का प्रयोग होता है जोड़ते समय। तो हमने सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। अब एक और उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई ओपिनियन। अब यह कह रहा है दिस इज माई ओपिनियन, ही विल गेट गुड मार्क्स, he will get good marks। अब यही दे दिया आपको। अब यहाँ पर यह सेंटेंस दे दिया, दिस इज माई ओपिनियन, ही विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर भी आप हिंदी निकालिए, यह मेरा मत है, विचार है, ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा प्राप्तांक पाएगा। तो मेरा मत है कि, क्या आया, मेरा मत है कि, तो कंजंक्शन आपका फिक्स हो गया। तो जो आप हिंदी बोल रहे हैं पहले उसी को रख लीजिए। तो माई, यहाँ पे मेरा मत है तो क्या हो जाएगा, माई ओपिनियन इज, और की के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया, कंजंक्शन डैट का, माई ओपिनियन इज डैट। अब दूसरे वाक्य को आप जोड़ दीजिए, ही विल गेट गुड मार्क्स, ही विल गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो की या क वर्ड की ध्वनि के लिए कौन सा कंजंक्शन डैट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया, तो यह एक कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, अर्थात यह विचार उसके बारे में, किसी के बारे में, ही के बारे में कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कुछ कथानक है, उसके बारे में कुछ कह रहा है। तो इस तरीके से जब हम जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। इसमें आप जनरली पाएंगे किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो उसको जोड़ते समय नाउन क्लॉज में आप जो कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ आपको स्पष्ट हो रहा है कि यह क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। तो तीसरा यह आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। इस तरीके से नाउन क्लॉज में आप प्रयोग करते हैं। तो पहला आपका सब्जेक्ट टू वर्ब, आपका दूसरा ऑब्जेक्ट टू वर्ब, तीसरा कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। अब नेक्स्ट देखिए नाउन क्लॉज में अगला कौन सा प्रकार आपको कह रहा है कि द टीचर इज सेइंग समथिंग, द टीचर इज सेइंग समथिंग, फुल स्टॉप, पे अटेंशन टू इट, टू इट। अब यह है आपका पे अटेंशन टू इट। अब यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ते हैं, हिंदी में पहले निकालिए, द टीचर इज सेइंग समथिंग, टीचर आपसे कुछ कह रहे हैं, ठीक है, पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान दीजिए। तो आप क्या करिए, ध्यान दीजिए, ठीक। तो सबसे पहले इसी को लीजिए, पे अटेंशन टू,
अब हमने किसका, यहाँ पे देखिए आपका अटेंशन, सॉरी यहाँ पे ION रहेगा, अटेंशन, पे अटेंशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया और हमारा इट की जगह पे हम किसका प्रयोग कर ले, आप डैट का प्रयोग कर ले, पे अटेंशन टू, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, डैट नहीं, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया, यहाँ पर जो इस तरीके से पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट यहाँ पे जो दिया है, तो इसको सबसे पहले जोड़िए, पे अटेंशन, ध्यान दो, टू, जो कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा क के साथ होना चाहिए, अपवाद में आ रहा है, जो कुछ अर्थात क्या, यहाँ पे इस तरीके से कह ले क्या, तो ध्यान दो क्या, तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग कर ले, कंजंक्शन व्हाट, तो पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, द टीचर इज सेइंग। तो इस तरीके से हम पा रहे हैं कि प्रीपोजिशन के साथ आपका कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। तो एक और होता है जो हम जानते हैं, केस इन अपोजिशन। तो इस तरीके से आपने चार ये देखा, एक केस इन अपोजिशन भी होता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें ध्यान देने वाली बात होंगी कि कभी कभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस तरीके का सेंटेंस है, हम बार बार देख रहे हैं कि एक ही आपका इस्तेमाल हो रहा है, कुछ और कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जैसे देख लीजिए, राम इज अब्सेंट टुडे, राम इज अब्सेंट टुडे, फुल स्टॉप। डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन। अब देखिए बार बार हम व्हाट का ही यूज कर रहे थे, तो इस तरीके से देखिए कुछ और भी लग सकता है क्या, कंजंक्शन जो हमने हु, वाई, विच। तो अब इसको भी अर्थ निकालिए, राम इज अब्सेंट टुडे, राम अब्सेंट है, अनुपस्थित है आज। डू यू नो द रीजन, क्या आपको कारण पता है, तो इसको जोड़िए, क्या आपको पता है, तो रीजन शब्द जैसे दिखाई दे उसके स्थान पे कारण के लिए हमने पढ़ा था किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, क्यों। तो अब इसको जोड़िए, डू यू नो द रीजन, क्या आपको पता है। अब क्या पता है, डू यू नो। अब रीजन जो शब्द है इसको हम हटाएंगे यहाँ पे, चूंकि इसके स्थान पे रीजन शब्द जैसे दिखाई देगा उसके स्थान पे कंजंक्शन हम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का। डू यू नो वाई राम इज अब्सेंट टुडे, राम इज अब्सेंट टुडे। तो इस तरीके से देखा हमने कि क्यों, राम क्यों अब्सेंट है ना, कारण के लिए आप तुरंत किसका प्रयोग करिएगा, वाई। अब एक सेंटेंस और गौर करिए, इसमें नाउन क्लॉज में इस तरीके से आता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो हु इज सी, हु इज सी। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, इससे पहले इस वाक्य को गौर करिए कि एक आपका यह असर्टिव होता है और दूसरा आपका इंट्रोगेटिव होता है, और इस तरीके से हमको ध्यान देना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका पहले से ही कंजंक्शन का कार्य कर रहा हो, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शन आपको अपनी तरफ से सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जो कंजंक्शन आपको दिया हुआ है उसी का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी में जोड़िए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हु इज सी, वह कौन है ना। तो अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें जो दिया हुआ कंजंक्शन रहेगा WH टाइप से, उसी कंजंक्शन का हम प्रयोग कर लेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसका कंजंक्शन हम बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु। अब ये असर्टिव है तो इसको भी असर्टिव बनाते समय सबसे पहले क्या लेके आइए, सब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्या लेके आइए, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग करिए। तो आप देखिएगा कि यदि प्रश्नसूचक शब्दों से है तो वही कंजंक्शन बना दीजिएगा, आपको अतिरिक्त कंजंक्शन लाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक अंतिम सेंटेंस देखते हैं, आप
इसको देखिए, महत्वपूर्ण सेंटेंस है आपका। तो इस तरीके से बेहतर है कि आप हिंदी में ही उसका अर्थ निकालें और हिंदी में ही उसको जोड़ने का प्रयास करें और पहचान करें कि सब्जेक्ट टू वर्ब है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब है या कॉम्प्लीमेंट है। तो आप सबसे पहले हिंदी में ही जोड़ने का प्रयत्न करें। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, यहाँ पे कह रहा है सी मे बी इल, सी मे बी इल, फुल स्टॉप। अब कह रहा है कि आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से। अब यही सेंटेंस देखिए, आप कह रहा है कि जब कॉम्प्लेक्स बनाते समय आपको सेंटेंस में मे मिले या संभावना को व्यक्त किया जाए तो क्या कह रहा है कि पॉसिबिलिटीज हो, संभावना हो सेंटेंस में, तो इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते समय नाउन क्लॉज में। तो यहाँ पे जब मे हो तो कह रहा है कि सी मे बी इल, वह बीमार हो सकती है, एक संभावना को यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। आई कैन नॉट से, मैं नहीं बता सकता, आई कैन नॉट से क्या। तो इसमें आपको कंजंक्शन के लिए ध्यान देना है कि जब संभावना हो मे हो तो आप यहाँ पे इफ या किस चीज़ का प्रयोग करिए, कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करिए। क्लियर। जब आपको मे शब्द या संभावना व्यक्त कर रहा है मे के जरिए तो आप इसकी जगह पे कंजंक्शन क्या लगाइएगा, इफ या वेदर। तो अब इसको इस तरीके से, तो मैं कह नहीं सकता तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट से। अब चाहे इफ लीजिए या वेदर, दोनों में से कोई एक लीजिए, इफ। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, सी। अब हमने क्या करना है, और एक बात का ध्यान देना है कि संभावना है तो कंजंक्शन हमने क्या लगाना है, इफ या वेदर। तो संभावना बताने वाला जो शब्द है मे या माइट हो, तो आप उसको क्या करिए, उस शब्द को हटा दीजिए। क्यों, उसकी जगह पे हमने कंजंक्शन किसका प्रयोग किया है, कंजंक्शन इफ का। तो सी। अब इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए टेंस देखते हैं। इस सेंटेंस में आपको सजेस्ट कर रहा है, तो प्रेजेंट को सजेस्ट कर रहा है। तो इस बी को हम अधिकतर जानते हैं आपका इसमें या तो इज या एम या आर या वाज या वर, यही आप हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट करता है कौन, बी। तो टेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें से इज लगाए, एम लगाए या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी। तो आप देखिए सी है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बी के जगह पे इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इल। ठीक है ना, यह समझ में आया। जिसमें संभावना हो तो उसको जोड़ते समय इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो जैसे आई कैन नॉट से इफ, और यहाँ से सब्जेक्ट लाइए और मे को हटाकर बी के जरिए हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, इल। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।